और अब खबरदार में आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली के दुश्मनों को 4 दिन से शांत दिल्ली देखी नहीं जा रही। आज पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण पूर्व दिल्ली के इलाकों में अफवाहें फैलाकर तनाव बढ़ाने की कोशिश की गई, जिस पर समय रहते प्रशासन अलर्ट रहा और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई, क्योंकि इस वक्त सभी की कोशिश यही है कि किसी भी तरह दिल्ली में सब कुछ सामान्य हो, लोग डर के माहौल से बाहर निकले। ये 4 दिन में धीरे धीरे हो भी रहा है। जिस तरह की हिंसा उत्तर पूर्व दिल्ली में देखी गई, उसमें पहले जैसा तुरंत हो जाना ये संभव नहीं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही है, दिल्ली में पूरी तरह से शांति बनी हुई है। दिल्ली पुलिस की ओर से यह दावा किया गया है, तनाव की खबर अफवाह है। दिल्ली पुलिस ने यह कहा है, कानून व्यवस्था नियंत्रण में है, लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। सोशल मीडिया पर भी दिल्ली पुलिस की नजर बनी हुई है और बार बार दिल्ली पुलिस की अपील की पूरी दिल्ली में शांति है, चिंता की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर स्थिति कंट्रोल में है, दिल्ली पुलिस का यह दावा है और लोगों को सुरक्षा का एहसास हो, यही पुलिस प्रशासन इस वक्त सोच भी रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पिछले 4 दिन में हिंसा से जुड़ी कोई पीसीआर कॉल नहीं आई, यानी दावा यही है कि हालात सामान्य हो रहे हैं। अब तक 254 एफआईआर दर्ज की गई है, 903 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 41 केस आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। इसके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली को इस तरह की हिंसा में सुनियोजित साजिश के तहत झोंकने वाले कौन हैं, क्योंकि पुलिस और सरकार की तरफ से ये दावे कई बार किए जा चुके हैं कि दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा की गई थी। आज गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि कैसे दिल्ली में अफवाहों के जरिए हिंसा फैलाई गई और जिन्होंने हिंसा की साजिश रची है, उनका सच बाहर लाने में सरकार लगी हुई है। पहले आपको दिखाते हैं गृह राज्य मंत्री ने क्या कहा और फिर आपको बताएंगे साजिश के तहत हिंसा फैलाए जाने का शक कैसे तब से होने लगा था जब से हिंसा फैलाने वाले हथियार बड़ी संख्या में पिछले कुछ दिन में मिले हैं। During the last week, we have witnessed some disturbances in the national capital Delhi. Unfortunately, many innocent people have lost their lives. All the section of the people have lost their properties too. A brave constable of God was killing and IB officials fell victim to evil designs. Rumors unleashed by a section of political parties and a section of media, a section of social media added fuel to the fire. Notwithstanding the constraints, we have been able to dodge to the situation. Shri Narendra Modi government is determined to go to the bottom of the truth, to unveil the conspiracy, if any, that triggered the riots. साजिश की बात तो सरकार ने अगले ही दिन कर दी थी जब दिल्ली में हिंसा भड़की थी। सुनियोजित साजिश के दावे किए जाते रहे हैं। यह संदेह तब गहराया जब दिल्ली हिंसा के बाद अलग अलग जगहों से हिंसा के वो हथियार मिले जिनसे यही इशारा जाता था कि ये हथियार हिंसा फैलाने के लिए पहले से ही इकट्ठा किए गए थे। अब सवाल यही है कि अगर दिल्ली को वाकई साजिश के तहत जलाया गया तो इस साजिश की तह तक कैसे पहुंचा जा सकेगा। Notwithstanding the constraints, we have been able to dodge to the situation. Shri Narendra Modi government is determined to go to the bottom of the truth, to unveil the conspiracy, if any, that triggered the riots. दिल्ली हिंसा के पीछे की साजिश से पर्दा हटेगा। क्या दिल्ली हिंसा के साजिशकर्ता पकड़ में आएंगे? पहले तैयार हुए हथियार कहां है साजिश के गुनहगार? ये सबसे बड़े सवाल दिल्ली हिंसा को लेकर है, जिसमें साजिश का शक तो पहले से ही था। अब उत्तर पूर्व इलाके में भयानक हिंसा के 3 दिन बाद हिंसा फैलाने वाले वो हथियार लगातार मिले, जिनसे यही इशारा मिलता है कि हिंसा अचानक से नहीं भड़की, तैयारी के साथ बढ़ी। एक अलग तरीके की तस्वीर भी यहाँ नजर आ रही है। दरअसल ये एक मूवेबल गुलेल बनाई गई है। ये आप देखिए, ये यहाँ पर पत्थर लगाया जाता है और यहाँ से यानी पैर लगाकर और पूरी शक्ति से इसको खींचा जाता है और ये तकरीबन 300, 400, 500 मीटर तक भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है कितनी तेज खींचा जाएगा। ये दरअसल ये बनाई गई है, इसमें लोहे की रॉड है जिसको वेल्ड किया गया है और ये एक रेडी है जो आगे भी बढ़ सकती है, यानी कि ये दंगाइयों ने इसका इस्तेमाल किया और कई लोगों को इसमें घायल भी किया। देखिए
ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये दरअसल ये बॉटल्स हैं जिसको पेट्रोल बम की तरह इसको यूज किया गया। ये पत्थर देखिए, इस तरह से अगर पत्थर इसमें फंसाया जाएगा तो और यहाँ पैर लगाया जाएगा और काफी दूरी तक ये वार कर सकता है। यानी साफ है, इस तरह की जो दंगाइयों ने अलग अलग टेक्निक बनाई। इस तरह से रेहड़ी का इस्तेमाल करके बड़े साइज वाली गुलेल बनाना, जिसमें ईंट पत्थर और पेट्रोल बम लगाकर हमला करना, ऐसे हथियार अचानक से तो नहीं बनाए जा सकते। बिना प्लानिंग के ऐसा मुमकिन नहीं। दिल्ली हिंसा में तो गुलेल कई जगहों पर बड़ी संख्या में मिली है, जिन गुलेल के बारे में यही बताया गया कि गोली बम से ये ज्यादा घातक साबित हुआ। चारों तरफ अटैक यहाँ से दंगाइयों ने लॉन्च किया। ये पीछे आप देखिए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गुलेल बनाई गई इस तरीके से, पूरी तैयारी के साथ आए थे। ये जो फिटिंग की है ये आप देखिए तो अपने आप में इससे साफ है कि काट के किस तरह से गुलेल बनानी है, और गुलेल बना के पूरे इलाके में आप देखिए तो किस तरह से पत्थर ही पत्थर छतों पे आपको नजर आ जाएंगे। इलाके में कैसे अटैक किया, तमाम आप देखिए गाड़ियों पे आग लगी है, उधर आग लगी है। इससे जो है अगर आप देखिए पत्थर फेंका जाए तो काफी दूर तक जा सकता है, तो ऐसे करके जो है फेंका गया है और दूर इलाके तक, सामने भी आप इलाकों में देखें तो आगजनी हुई है। शुक्रवार से हिंसा की हो रही जांच में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में 10-15 घरों के बाद किसी न किसी एक घर की ऊंची छत पर ऐसी गुलेल मिली है। इन गुलेल को ईंट पत्थर और पेट्रोल बम के हमले के लिए इस्तेमाल किए जाने का पूरा शक है। ईंट पत्थर तो इतनी मात्रा में मिले कि हिंसा के बाद सामान्य हालात में सड़कों से इन्हें हटाने में पसीना छूट गया। गाड़ियां भर भर के ईंट पत्थर जा रहे थे। ब्रिजपुरी का ये इलाका है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में पत्थर मारे गए हैं और पत्थरों की संख्या आप देख सकते हैं कि ट्रकों में यहां पर ले जाया से पत्थर पूरा जो मारे गए हैं, जो दीवार यहां पर गिराई गई है, उसके पूरे सबूत आप देख सकते हैं। ईडीएमसी यानी कि ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो भी यहां पर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं इस सड़क पर, उसकी पूरी फहरिस्त आप यहां पर देख सकते हैं और इसको अब यहां से लेकर के दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। ईंट पत्थर हटाने से पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाकों में इस तरह से सड़कों पर ईंट पत्थर बिछे थे, जैसे नई सड़क बनते हुए दिखते हैं। ये सारे ईंट पत्थर घरों की छतों और गलियों से चलाए गए। इतनी बड़ी मात्रा में ईंट पत्थर चलाए गए कि हिंसा के बाद सड़कों की सफाई में करीब 20 टन ईंट पत्थर हिंसाग्रस्त इलाकों से हटाए गए। पत्थरों की जो पूरी कहानी है और उसकी साजिश में आगे का जो पड़ाव है, पत्थर जो यहाँ ब्रिजपुरी से लाए जा रहे हैं और मुस्तफाबाद से लाए जा रहे हैं, उनको एक जगह यहाँ पर ढेर किया जा रहा है। मौजपुर या हो, फिर दूसरी जगह गोकुलपुरी का इलाका हो, या फिर मुस्तफाबाद या दूसरी जगह हो, उनमें पत्थर कहां से लाए जा रहे हैं उसको मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कि इतनी भारी संख्या में आखिर पत्थर इकट्ठा कैसे हुए। ये बताइए अंकल कि ये पत्थर कैसे और कहां से इकट्ठा हो गए? भैया जो सिल्ली थी पत्थर थे वो तोड़ तोड़ के इकट्ठे कर रखे हैं, ट्रॉली भर भर के लाके में डाल की थी, उनसे पथराव किया गया। यही पत्थर फेंके गए? हाँ जी, यही पत्थर सब यही फेंके गए हैं। बहुत पत्थर, अभी तो 20 गाड़ी पड़ा हुआ। ये किस एरिया का है? ये मुस्तफाबाद के चौराहे पर का है। चौराहे पर? हाँ जी। और जो यहाँ ब्रिजपुरी है वहाँ का भी है? ब्रिजपुरी का जो चौराहा है नाले पे, वहाँ का है सारा, जहाँ मार्केट बनी हुई है। तो क्या ऐसे ही पत्थर हर एक इलाके में, मौजपुर या वहाँ जो पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं, लाए गए? सब जगह ऐसे पत्थर पड़े। ईंट पत्थर, गुलेल, पेट्रोल बम और पन्नियों में भरा तेजाब, ये सब जगह जगह दिखे और जगह जगह पर इनका हिंसा के हथियार की तरह इस्तेमाल हुआ। ये तो सबने चांदबाग में ताहिर हुसैन के घर की छत पर भी देखा था। मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ के हालात देखिए। ये पेट्रोल बम है, बोतल में बकायदा पेट्रोल डालकर और ऊपर से कपड़े के जरिए उसका मुंह बंद कर दिया गया था और आरोप है कि इनको जलाकर यहां से छत से नीचे फेंका गया। ये एक हिस्सा आप देख रहे हैं, दूसरे हिस्से में आते हैं। ये देखिए, ये दूसरा हिस्सा, इस तरह के तमाम आपको दिख जाएंगे बॉक्स जिसमें रखे हुए हैं पेट्रोल बम और उसके ऊपर कपड़ा लगाकर जो आरोप है कि ताहिर हुसैन के घर से नीचे फेंका गया है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी पॉलिथिन्स में। आखिर इनमें कौन सा लिक्विड भर के रखा गया है? सीधे सीधे कहा यह जा रहा है कि इनमें तेजाब है। मुझे यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मिले, उन्होंने छूने से मना किया, इस वजह से मैं इसको टच नहीं कर रही हूं। लेकिन इन पन्नियों में केमिकल है और उस केमिकल को लोग बता रहे हैं तेजाब है। इन तेजाब की पन्नियों को इन छतों से, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ऊपर इन छतों से नीचे फेंका गया। आपको बता दें ताहिर हुसैन साहब का घर, यहां पर नीचे से तो कोई आग लगा नहीं सकता। फिर ये देखिए, ये जले हुए कपड़े,
ये जले हुए कपड़े बहुत सारी कहानियों को बयां कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, साजिश का शक बड़ी संख्या में अवैध हथियारों के इस्तेमाल से भी है। हिंसा में हुई मौतें फायरिंग से हुई है। अवैध हथियारों के मामले में जांच के लिए अलग से एक टीम लगी है। एक हमने स्पेशल ड्राइव चलाया है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली पुलिस में, जिसमें स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस की टीम्स काम कर रही हैं। कुछ हमने एक्स्ट्रा टीम्स भी बनाई हुई हैं। उससे हम फायर आर्म्स है उस पर हम एक्शन ले रहे हैं। अभी तक हमने 25 FIRs दर्ज कर चुके हैं फायर आर्म्स की, और भी इसमें हम एक्शन लेंगे। और इसके साथ साथ जो केसेस में अभी इन्वेस्टिगेशन है उसमें 630 के आसपास जो आदमी है उनको हमने डिटेन या अरेस्ट किया हुआ है। हिंसा फैलाने वालों को पुलिस चुन चुन कर पकड़ रही है, लेकिन इसके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर पूरी साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई तो इसके मास्टरमाइंड तक पुलिस कब पहुंच पाएगी? आज तक ब्यूरो। अगर साजिश हुई है तो साजिश करने वाले भी होंगे। साजिश करके हिंसा फैलाने वाले वो मास्टरमाइंड हैं कहां, इसका पता चलना ही चाहिए। और ऐसे लोगों को बेनकाब करके सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जो असल में उन परिवारों के कसूरवार हैं जिन्होंने हिंसा में अपनों को खोया है, अपने दुकान मकान को जलते हुए अपनी आंखों से देखा है, उस डर को देखा जिस डर से दिल्ली निकलने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के इन दुश्मनों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचाना बेहद जरूरी है। हिंसा के पीड़ितों को तभी न्याय मिल सकेगा। और अब बात करते हैं बंगाल के दंगल और नागरिकता कानून की। ममता बनर्जी लगातार CAA का विरोध कर रही हैं और बीजेपी लगातार उन्हें चुनौती दे रही है। आज अमित शाह ने कोलकाता में रैली की और नागरिकता कानून को लेकर एक के बाद एक कई चुनौतियां ममता बनर्जी को दे डाली। देखिए। भारत माता की। मोदी जी CAA लेकर आए, लाखों करोड़ों बंगालियों को नागरिकता मिल दी है। ममता दीदी ने इसका विरोध किया, बंगाल के अंदर दंगे करा दिए, ट्रेन, रेलवे स्टेशन जला दिया। जय जय श्री राम। दीदी के गढ़ में घुसकर दीदी पर बड़ा आरोप और सीधी चुनौती। बंगाल चुनाव की तैयारियों का आगाज है शायद। नागरिकता कानून बड़ा मुद्दा है। ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही हैं और बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। ममता बनर्जी जब विपक्ष में थी, उन्होंने खुद ये मुद्दा उठाया था, संसद नहीं चलने दी थी। सत्ता आ गई, वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई, और जब मोदी जी CAA लेकर आए, ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ममता सारे विरोध में खड़े हो गए। इस देश में वो माइनॉरिटी को डराते कि माइनॉरिटी की नागरिकता चली जाएगी, मुसलमान भाइयों बहनों की नागरिकता चली जाएगी। ये बंगाल की, कलकत्ता की धरती पर से मैं कलकत्ता के सभी, बंगाल के सभी माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहने आया हूं, CAA से आपकी नागरिकता कभी जाने वाली नहीं है। CAA नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने नागरिकता कानून के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। CAA के विरोध में कई रैलियां कर चुकी हैं और चीख चीख कर दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचा चुकी हैं कि उनके जीते जी बंगाल में नहीं लागू होगा नागरिकता कानून। आज इतना दिन बाद में जो 70 साल पहले जिसको जन्म हुआ था, देश का आजादी का बाद, अभी उसका साल 72-73 हो गया। अभी वो बेचारा को बोलते हैं तुमको फिर नागरिक बनना पड़ेगा। क्या हाल है देश का। तो इतना दिन हम क्या थे? हम जो इस देश में रहते हैं, क्या हम नागरिक नहीं है? ममता को पता है कि बांग्लादेश से आए मुसलमान उनके लिए बड़ा वोट बैंक है। इधर बीजेपी भी अवैध तरीके से रह रहे हिंदुओं को अपना वोट बैंक मान रही है। लेकिन इस बार कोलकाता में अमित शाह ने नया दांव खेला है। कह रहे हैं कि जो भी शरणार्थी हैं, सबको नागरिकता मिलेगी। हम उनको नागरिकता देना चाहते हैं। आप क्यों विरोध कर रही हो? क्यों आपको ये अपने नहीं लगते हैं? आपको घुसपैठिए ही अपने लगते हैं। आपको जो लगे वो लगे। मैं बताने आया हूं,
70 साल से जो शरणार्थी भाई यहाँ आए हैं, हम उनको नागरिकता देकर रहेंगे, उनको सम्मान देकर रहेंगे। राम मंदिर बनने के बीच में कोलकाता में रैली करने पहुंचे अमित शाह ने सिर्फ सीए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और दूसरे मुद्दों को लेकर भी ममता बनर्जी को चुनौती दी। मोदी जी पीएम किसान के माध्यम से 6,000 रुपया किसान को देना चाहते हैं, वो पहुंचने नहीं देती है। अरे दीदी, बैर है तो भाजपा से निकालो, गरीब किसानों को आप क्यों परेशान कर रही हो? आज बंगाल के सर पर 3,75,000 करोड़ का ऋण कम्युनिस्ट 1,92,00,000 छोड़कर गए थे। ममता दी ने 3,75,000 करोड़ बना दिया है। जन्म लेते ही 40,000 रुपए का ऋण बंगाल के बच्चे के सर पर आता है। गृहमंत्री के हमले का टीएमसी की ओर से जवाब भी आया। ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, बंगाल आकर उपदेश देने की बजाय आपको दिल्ली दंगों को लेकर माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए कि 50 बेकसूरों की जान क्यों गई। अमित शाह जी, बीजेपी जो नफरत फैला रही है उससे बंगाल को दूर रखिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठाइए। अमित शाह ने कोलकाता की रैली में ममता बनर्जी और सत्तारूढ़ टीएमसी के खिलाफ नया नारा भी लॉन्च करवा दिया है। और जोर से बोलिए, क्यों भाई, बंगाल वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलोगे क्या? ऐसे जाएगी ममता दी की सरकार? आवाज बुलंद होनी चाहिए। मोदी जी ने लाखों करोड़ों शरणार्थियों को नागरिकता का तोहफा दिया है। सीए के विरोध करने वाले के कान तक आवाज जाए, ऐसी बुलंद आवाज से बोलिए। और काली घाट जाकर मां काली का आशीर्वाद भी ले लिया है। लिहाजा विरोधियों में हड़कंप है। कोलकाता में लेफ्ट ने भी मोर्चा खोला तो कांग्रेस ने भी दम दिखाया। टीएमसी की बेचैनी भी किसी से छिपी नहीं है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आगे बढ़ते हुए बात शाहीन बाग की। शाहीन बाग का पारा आज फिर चढ़ा। हिंदू सेना ने कूच की धमकी दी तो पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दिया गया, लेकिन पुलिस की अपील के बाद हिंदू सेना ने विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों के विरोध को टाल दिया। रविवार की सुबह एक बार फिर निगाहें शाहीन बाग पर टिक गई। सुरक्षा सख्त और दिल्ली पुलिस के जवान चुस्त। सीआरपीएफ के जवान भी मोर्चे पर नजर आने लगे। बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस, दूसरी तरफ सीआरपीएफ। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर सीआरपीएफ का भी रेला एक बुलाया गया है और सड़क का जो दोनों हिस्सा है यानी शाहीन बाग तक जुड़ने वाला जो भी हिस्सा है, हर जगह इस समय पहरे में है, जहां दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ को लगाया गया है। जाहिर है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो हिंसा की वारदात हुई उसके बाद अपने आप में एक बड़ी चुनौती है कि दिल्ली कैसे पटरी पर लौटे, कैसे जो स्थिति है वो बहाल हो जाए, सामान्य हो जाए सब कुछ। तो दूसरे कहीं हिस्सों में तनाव की स्थिति ना हो और उसी पिछले जो घटनाएं थी उनसे सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने आज यहाँ पर जो व्यवस्था है वो काफी कड़ी कर दी है। ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे की चौकसी की जाने लगी और महिला दस्ता भी तैनात हो गया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ पर्सनल्स डिप्लॉयड हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट साइट से ठीक 200-300 मीटर पहले ही यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए कि और आगे उसके सीआरपीएफ पर्सनल डिप्लॉयड है। इस पूरे इलाके में जो आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका खाली, क्योंकि यहाँ पे 144 धारा लागू हो चुकी है। आज सुबह से ही यहाँ पे पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है, सीआरपीएफ पर्सनल्स भी नियुक्त किए गए हैं ताकि कोई भी ऐसी यहाँ घटना ना हो जिससे यहाँ का एनवायरनमेंट बिगड़े, यहाँ का लोग हिंसा की तरफ बढ़े। यहाँ पे ऐसे पूरे कदम उठाए गए हैं। दरअसल हिंदू सेना ने 1 मार्च को शाहीन बाग के खिलाफ मदनपुर खादर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे थे। जब पुलिस को भनक लगी तो आला अधिकारी फौरन हरकत में आए और बातचीत करके विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का दबाव डाला गया। देखिए, आज 1 तारीख की कॉल थी सुबह 10 बजे कि मदनपुर खादर में जो है वो काफ़ी लोग इकट्ठे होंगे, इंक्लूडिंग हिंदू सेना।
और हम लोगों ने इनसे बात की, इन्होंने जो है वो ऑफिशियली पोस्टपोन कर दिया है, कैंसिल कर दिया है प्रोग्राम। आसपास जो लोग हैं गांव में उनसे बात की, RW, MW और पीस कमेटी से बात की, और जो लोकल MLA साहब हैं, MP साहब हैं, उनसे भी बात की। सभी ने ये आश्वासन दिया है कि कोई नहीं आएगा। हिंदू सेना ने प्रदर्शन का आह्वान तो वापस ले लिया, लेकिन हिंसा के बाद पुलिस ने कोई रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। एहतियात बरती, पूरे इलाके को सील कर दिया और धारा 144 लागू कर दी। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जो यहाँ पर लगा दी गई है, जिस पर लिखा हुआ आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ धारा 144 CRPC लागू है। यानी कि सबसे अनुरोध यहाँ पर किया जा रहा है कि एकत्रित होना या प्रदर्शन करने की अनुमति यहाँ पर नहीं है। तो ये देखिए, सुरक्षा का जायजा हम ले रहे हैं शाहीन बाग से, और साथ साथ ही सरिता विहार में भी सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ 15 दिसंबर से ही महिलाओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है। मांग CA को वापस लेने की है। सड़कें बंद होने की वजह से इलाके के लोग मुश्किल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की मुश्किलों को देखते हुए सख्त टिप्पणी की और कहा कि सड़क पर अनिश्चितकालीन धरना नहीं दिया जा सकता। लेकिन प्रदर्शनकारी अदालत की बात शायद सुनकर समझना नहीं चाहते या समझकर भी सुनना नहीं चाहते। दिव्यांशु तोमर के साथ आशुतोष, दिल्ली आज तक। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कन्हैया कुमार पर राजद्रोह का केस चलाने को मंजूरी दे दी है, लेकिन उस मंजूरी पर सियासत गर्म है। बीजेपी कह रही है कि जनता के दबाव में मंजूरी देनी पड़ी, तो कांग्रेस से लेकर RJD तक केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रही हैं। किस चीज के साथ हुआ? जिन्ना वाली आजादी मांगने वाले को साथ हो। कन्हैया कुमार को लेकर सवाल तो बीजेपी ने चुनावी दंगल के दौरान पूछे। मैंने स्लोगन नहीं लगाया है, ये झूठ है पूरी तरीके से। फिर ऐसा क्या हो गया कि जिस वक्त देश की राजधानी हिंसा की आग में झुलसी, उस वक्त केजरीवाल ने कन्हैया कुमार पर केस चलाने की इजाजत दे दी। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की वही सोच है जो बीजेपी की है। तो मैं कहूंगा कि एक ही सिक्के के दो भाग हैं, ये दो हिस्से हैं। कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताए, तो बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल को जनता के दबाव में फैसला लेना पड़ा। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, लोगों के दबाव के कारण आखिर दिल्ली सरकार को JNU मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति देनी पड़ी। कानून अपना काम करेगा, ये बात सही है कि जिस तरह की चीजें दिखाई पड़ी वो देश के हित में कतई नहीं कही जा सकती, बल्कि राष्ट्र के विरोध में थी। और ऐसे लोग जो लोग की राष्ट्र के विरोध में इस तरह की षड्यंत्र और साजिशें और इस तरह की भाषा और इस तरह की बातें करते हैं, उनको जो है वो कुछ बड़े और ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नेताओं का समर्थन भी दिखाई पड़ता है। कन्हैया कुमार बिहार चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं, लिहाजा केजरीवाल के कदम से RJD भी सन्नाटे में है। ये भी साफ हो गया कि जो सांप्रदायिक शक्तियां, जो लोग उन्माद मचाने का काम करते थे, उनके कई एक साथी का भी उजागर हुआ है। इसमें वो भी उजागर हो गए हैं कि बीजेपी के हिडन पार्टनर्स कौन कौन थे। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज P चिदम्बरम ने केजरीवाल पर हमला किया और दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों को घेरा। पूर्व गृह मंत्री ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार को राजद्रोह कानून की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अदालत को तय करना है आने वाले समय में, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मोटिव से किया गया है। मतलब ये कि केस कन्हैया कुमार पर चलेगा, लेकिन आरोपों के घेरे में है केजरीवाल। जाहिर है सफाई भी दी जाएगी। नीतिगत तौर पे और सिद्धांतिक तौर पे, प्रोसीजरली भी और प्रिंसिपली भी, पॉलिसी आम आदमी पार्टी की सरकार की ये रही है कि हमने किसी भी मसले में बीते 5 सालों में एक भी मुकदमा ऐसा नहीं, एक भी मसला ऐसा नहीं था जिसमें किसी प्रकार की मंजूरी सरकार ने रोक ली हो या ना दी हो। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के अपने विधायकों पर मुकदमे चले। वैसे केजरीवाल को शुक्रिया कहने के बाद कन्हैया कुमार ने अपनी सियासत को धार दी है और अब खुद को बेकसूर बता रहे हैं। हम सबसे पहले स्वागत करते हैं और हमने नारेबाजी नहीं की है। अब ये कोर्ट से देश को पता चलेगा। और पिछले 4 साल में जो ये प्रोपेगेंडा किया गया है, ये झूठ बोला गया है, उनका चेहरा बेनकाब होगा। मामला फरवरी 2016 का है, जब JNU कैंपस में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए गए थे। करीब 4 साल तक तमाम सियासतों के बाद अब कन्हैया कुमार और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकेगा। आज तक ब्यूरो। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका तो लौट गए, लेकिन वो भारत को और भारत की भीड़ को बहुत मिस कर रहे हैं। कम लोगों को देखकर उन्हें चुनावी जोश अब नहीं आ रहा। मोटेरा का वो स्टेडियम, वो स्वागत, वो जोश और लोगों की वो भीड़। फ्रेंडशिप
अमेरिकी राष्ट्रपति न भारत को भूल पा रहे हैं, न पीएम मोदी को, और न ही अपने स्वागत में जमा हुई भीड़ को। You know, in India, I hate to say this to you, but so they actually have a 129,000 seat stadium. Did you see it? The place was packed. And they did better than most. They gave me credit for 100,000. That was not bad. It's 129. The stadium holds 100. They had a field that's about 3 times. It's cricket. It's the biggest stadium. ट्रंप दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। साउथ कैरोलिना में रैली करने गए तो वहां मौजूद सिर्फ 15,000 की भीड़ को देखकर बेहद निराश हुए और उन्हें मोटेरा की 1 लाख की भीड़ याद आ गई। I may never be excited again about a crowd after going to India. But they have, think of this, they have 1.5 billion people. We have 350. हिंदुस्तान ने मेहमानों को हमेशा देवता माना है और अब ट्रंप भी हमारी मेहमान नवाजी के मुरीद हो गए हैं। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।